वृद्धाश्रम। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है वृद्धाश्रम। बहू आंचल कमरे से ही अपनी सास सावित्री जी को आवाज़ देते हुए कहती है, माँ जी खाना बना कि नहीं? दोपहर के 1 बज गए हैं, अभी तक तुमने खाना नहीं बना पाया। पता नहीं कितना धीरे धीरे काम करती हो। रसोई में काम कर रही सावित्री जी बहू को आवाज़ देते हुए कहती है, बहू सब्जी तो बन गई है, आटा गूंथ रही हूँ, बस रोटी सेकने ही वाली हूँ। तुम रसोई में आकर अपने लिए खाना परोस लो। कमरे से पलंग पर लेटे हुई आंचल कहती है, मैं भी रोटी परोस लो। थाली लगाकर मुझे कमरे में दे जाओ। तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है क्या, जो मुझे खाना परोस कर नहीं दे सको? जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी सावित्री जी के पति किशोर जी की आवाज़ आती है, भगवान बहुत तेज भूख लग रही है। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उसे खाना खाने के बाद ही खाना है। पहले खाना दे दो, उसके बाद ही दवाई खाऊंगा। वैसे भी आज तो मुझे डॉक्टर के पास दिखाने ले गई थी, जिसकी वजह से खाना बनाने में तुम्हें देरी हो गई। ससुर जी की बात सुनकर आंचल कमरे से निकलकर रसोई के दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई और आंखें तरेरते हुए अपनी सास से कहने लगी, माँ जी कमरे से बूढ़ा चिल्ला रहा है, उसको खाने के लिए एक रोटी दे आओ। उस बूढ़े अपंग ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। एक तो हर हफ्ते उसको डॉक्टर के पास में जो इलाज कराने के लिए और दूसरा समय से खाने के लिए, तो इस बुढ़े की वजह से मैं अपनी मायके वालों को भी नहीं बुला पाती हूँ। पूरा टाइम बीमार बना रहता है। कितनी बार तुम्हारे बेटी से कहा है कि बुढ़े को वृद्धाश्रम भेज दो। एक तो बीमार, ऊपर से अमंग, जिसकी वजह से पूरा दिन बुढ़िया इसी की सेवा में लगी रहती है। ऊपर से कमरे में लेटा शोर अलग मचाता रहता है। मेरे मायके से 4 लोग आते जाते रहते हैं और देखते हैं कैसे फटझर ससुर है मेरे। मैं तो एक जज की बेटी हूँ। मेरे मायके में सभी इतने पैसे वाले हैं और ससुराल में ससुर भिखारियों की तरह मिले हैं। बहू के करेले की तरह कड़वी बातें सुनकर सावित्री जी की आंखों से आंसू आ गए। सावित्री जी सोचने लगती हैं कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, बहू को पलंग पे बैठाकर खाना खिलाती हूँ, अपनी बूढ़े बीमार पति की सेवा करती हूँ, उस पर भी बहू हम दोनों में इतना चिल्लाती है। न इस घर में मेरा कोई मान सम्मान है, न मेरे पति का कहने को तो यह घर मेरा है, लेकिन बहू के आने के बाद अपना घर ही पराया लगने लगा है। वह बात बात पे मेरे पति और मेरा अपमान करती रहती है। भले मेरे पति बीमार है तो क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? पूरे दिन में काम करती हूँ और बहू पलंग तोड़ती रहती है। अब मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सावित्री जी एक निर्णय लेती है। दूसरे दिन बहू आंचल कमरे से जब बाहर निकलती है तो देखती है उसकी सास एक हाथ में बैग लिए और एक हाथ से अपनी पति को पकड़कर घर से बाहर जा रही है। यह देखकर आंचल चौंक जाती है और कहती है, माँ जी यह सामान लेकर कहाँ चली? सावित्री जी कहती है, बहू तुम्हें कहती थी ना कि मेरे पति को वृद्धाश्रम भेज दो, इसलिए मैं मेरे पति को वृद्धाश्रम भेजने जा रही हूँ। यह सुनकर आंचल खुश हो जाती है और कहती है, माँ जी तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। चलो अच्छा है, जल्दी से इसे छोड़कर वापस आ जाना। इसी खुशी में आज का नाश्ता मैं बना लूँगी। दोपहर के खाने तक का वापस आ जाना, क्योंकि खाना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, सावित्री जी कहती है। वह आज से खाना बनाने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊंगी। अपने पति के साथ मैं भी हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम जा रही हूँ और अपने पति के साथ वृद्धाश्रम में ही रहूंगी। आंचल गुस्से से कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें इस घर से जाने की क्या ज़रूरत है? तुम इसी घर में रहो, तुम्हारे हाथ पैर तो सही सलामत है। अरे दिक्कत तो इस बुढ़े के हाथ पैर में है, उसको ही अकेले वृद्धाश्रम जाने दो। तुम चली जाओगे तो घर के काम कौन करेगा? बहू की स्वार्थ भरी बातें सुनकर सावित्री जी कड़क आवाज में कहती है, बहू मैंने अपने पति के सुख में साथ दिया है तो अब दुख में भी साथ दूंगी। मैंने पूरी जिंदगी उनके साथ बिताई है, अब उनकी तकलीफ में उनका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। जब मेरे पति वृद्धाश्रम में रहेंगे तो मैं भी उनके साथ वृद्धाश्रम में रहूँगी, उनकी देखभाल करूंगी। मैं अपने पति के बिना कहीं नहीं रहूंगी। बहू की आंखें फटी रह गई। आंचल सास भी चिल्ला पड़ती है, अगर तुम चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ, मेरे मायके में इतना पैसा है,
मेरे डैडी जज है, अपने घर में मैंने कभी खाना नहीं बनाया है। मेरे डैडी के घर में नौकर चाकर थे, वही खाना बनाते थे। अब इस घर में तुम खाना बनाती हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन सावित्री जी फिर से वही बात कहती, मैं वहीं रहूँगी जहाँ मेरे पति रहना चाहेंगे। भूखी रहो चाहे प्यासी रहो, सुख में हूँ रहो या दुख में रहो, लेकिन अपने पति के पास ही रहूँगी। और कहकर वे अपने पति का हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, लेकिन एक भी बेटा बहू अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। और उस दिन को याद करती है जिस दिन वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से शहर लेकर आई थी। शादी के 5 साल बाद ही उनके पति अपने दोनों बच्चे और पत्नी को शहर में लाकर गए थे। एक किराया कमरा लिया था। सावित्री जी के पति किशोर जी चिनाई का काम करते थे, मतलब मजदूरी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो बहुत मेहनती थे, अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को मजदूरी करना पड़े, बल्कि एक अच्छी सी नौकरी कर बड़े ऑफिस में बैठे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी। इसलिए हालात न होते हुए भी हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं होते हैं अपने बच्चों को भी वही कराने लगते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं तो बच्चों को भी वही कराने लगते हैं। लेकिन मेरे पति का सपना था कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, मेरी तरह मजदूरी ना करें, मेरे बेटे अच्छी नौकरी करें। इसलिए वो अपने बच्चों को गांव से शहर ले आए थे। शहर में अपनी साइकिल लेकर सुबह काम भी निकल जाते थे, साथ ही अपने खाने का डब्बा भी ले जाती थी। सुबह से लेकर रात तक चिनाई का काम करते थे, जहाँ काम मिलता उधर काम करने चले जाते थे। कभी कभी तो उन्हें उस शहर से दूर भी चिनाई करने जाना पड़ता था। कितनी बार तो ऐसा होता था कि मेरे पति को काम ही नहीं मिलता था, खाने पीने की भी समस्या होती थी, रुखा सूखा खा कर सो जाते थे। फिर भी अपने बच्चों को मेरे पति ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। मैंने भी अपने पति का साथ देने के लिए आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ पैसे आएंगे और मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। हम दोनों पति पत्नी ने जी तोड़ मेहनत मजदूरी की, किस्मत ने साथ छोड़ दिया। मेरे दोनों बेटों की नौकरी लग गई, बड़े अफसर बन गए। इतने बरस काम करते करते मेरे पति भी एक बढ़िया कारीगर बन गए थे और उनको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लग गए थे। उनके हाथ की चिनाई में बहुत सफाई थी, पैसे भी अच्छे मिलते थे। धीरे धीरे करके हमने अपने शहर में 2 घर खरीद लिया। मेरे पति ने अपने दोनों बेटों के लिए अलग अलग घर खरीद दिए थे। मेरे पति ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि अपनी सारी जमा पूंजी से घर खरीद कर बच्चों के नाम कर दिए थे। अपने नाम पे कुछ भी नहीं रखा था। सोचा था कि बाद में तो प्रॉपर्टी बच्चों को ही देनी है, तो अभी से ही घर खरीद कर बच्चों के नाम में कर देते हैं। अपने नाम क्या करना, इसलिए 2 घर बनवाए और एक घर दोनों बेटों को रहने को दे दिए। एक भी घर अपने नाम पे नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो पूरा भरोसा था कि हमने ज़िंदगी भर मेहनत मजदूरी की है, तो अब बुढ़ापे पे हमारे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे। हमने इतनी मेहनत से पढ़ाया है लिखाया है, तो अब हमें अपने बुढ़ापे पर चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जब बड़े बेटे की शादी हुई तब वो अपने बड़े बेटे के साथ ही रहते थे, लेकिन जैसे ही छोटे बेटे की शादी हुई तो छोटे बेटे के घर आकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा था कि बड़े बेटे के पास बहू आ गई है, अब वो अपने घर के रिश्ते में लग गया है। छोटा बेटा अकेले है तो हम उसको भी सेट कर देना चाहिए। इसलिए हम दोनों पति पत्नी अपने छोटे बेटे के पास आकर रहने के लगे कि जब तक छोटे बेटे की शादी नहीं होती है हम उसको अच्छे से बना कर खिलाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे। कुछ समय बाद छोटे बेटे की शादी एक बहुत बड़े जज की बेटी से हो जाती है। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं। बड़े घर की बेटी होने की वजह से आंचल बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने मायके के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड था। आंचल शादी के बाद जब घर आती है तो कोई भी काम नहीं करती है। सावित्री जी घर के सारे काम करती है। कभी कभार बहू से उम्मीद करती तो वो साफ साफ मना कर देती कि वो तो जज की बेटी है, ससुराल में हमेशा अपने मायके के धौंस दिखाती, का कोई काम नहीं करती। खाना पीना साफ सफाई सब कुछ सावित्री जी को करना पड़ता। बेटे की नौकरी करने के बावजूद भी किशोर जी अपनी चिनाई के काम को नहीं छोड़ा था।
अगर उन्हें काम मिल जाता तो वे आज भी चिनाई का काम करने के लिए पुराने दिनों की तरह साइकिल से चले जाते और बड़ी ही तपस्या के साथ अपने काम को करते। उन्हें अपनी चिनाई के काम को करने में बिल्कुल भी शर्म या झिझक नहीं होती थी। भले उनके बेटे नौकरी करने लगे थे, लेकिन अपने काम से उन्हें कभी शर्म नहीं हुई। उन्हें तो इस बात का फख्र होता कि मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने बेटे को इस लायक बनाया है कि उनके दोनों बेटे बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन उस बड़े अधिकारी की बेटी आंचल को यह पसंद नहीं था कि उसके ससुर साइकिल से खाने का डब्बा लटका कर काम के लिए मजदूरों की तरह घर से निकले। उसको बहुत बेइज्जती महसूस होती थी। इस वजह से वो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा भी करती थी कि अगर तुम्हें यही काम करना है तो इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती हूँ। तुम्हारी वजह से हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। अरे मेरे मायके से कोई आएगा तुम्हें इस तरह से साइकिल से डब्बा लटका कर जाते हुए देखा तो क्या सोचेगा कि कैसे भिखारी सास ससुर है। मेरी बेटी की बहू की तरह की बातें सुनकर सावित्री जी और किशोर जी बहुत ही उदास हो जाते हैं। वो अपने बड़े बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा अब हम तुम्हारे पास रहने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा बेटा इतना सुनते ही तबाक से बोलता है, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है, मेरा घर छोटा है और मेरे घर में तो अब बच्चे भी हैं। छोटे भाई के घर में तो अभी बच्चे भी नहीं हैं, तो तुम उधर ही रहो। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों को इस घर में रख सकूं। और अपने माता पिता को अपने पास रखने की साफ साफ बेटा मना कर देता है। कभी कभी सावित्री जी अपने पति से कहती है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है तो तुम्हें काम पर जाने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दो ये सारे काम। तुम्हारी बहुएं भी पसंद नहीं करती है। बहू बहुत कला करती है, बहुत चिल्लाती है कि मेरी बेइज्जती कराती हो, तुम दोनों काम वाले की तरह लगती हो। तो किशोर जी कहते हैं कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक काम करता रहूँगा। घर में बैठ कर क्या करूँगा, मुझे तो काम करने की आदत है। तो इस बात आए कि हमने अपने बेटों को इतना पढ़ाया लिखाया, हमारे एक भी बेटा यह नहीं करता कि पिताजी अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम्हारी काम करने की उम्र चली गई, आराम करो, हम दोनों कमा रहे हैं, आप लोग बैठकर खाओ। माता पिता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि माता पिता से अब उन्हें चिढ़ आने लगी है। उनकी नाक कट जाती है अगर वो कहीं पर भी अपने माता पिता को लेकर जाते हैं या उनका परिचय कराते हैं। किसी वंड बना है। जब तक वो काम करते रहे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन किशोर जी साइकिल से खाने का डब्बा टांग कर काम के लिए जा रहे थे। दरअसल रेलवे में कुछ काम चल रहा था जहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा काम मिला था, बहुत बड़ा ठेका था। जब वो उधर काम पर कर रहे थे तभी एक ट्रेन आई और चलती हुई ट्रेन ने उसका एक हाथ और एक पैर कट गया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए और फिर चलने फिरने में असमर्थ हो गए। फिर तो बहू आंचल और बेटा दोनों का रवैया ही बदल गया। अब तो वो ढंग से खाना भी खाने को नहीं देती थी, एक एक रोटी के लिए तरसाने लगी थी। कुछ महीने बाद पैसों की कमी हो गई क्योंकि अब सावित्री जी के पति काम नहीं कर पाते थे। जो पैसे थे वो इलाज में खर्च हो गए थे और बेटा बहू पैसे नहीं देते थे। हाथ में टूटने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे। उनके दोनों स्वार्थी अफसर बेटे ने उनका ढंग से इलाज नहीं करवाया। सावित्री जी सोचती है पूरी ज़िंदगी मेरे पति ने मेहनत की, घर मेरे पति ने बनवाया, बच्चों को मेरे पति ने पढ़ाया, लेकिन आज मेरे पति के बनाए हुए घर में ही मुझे और मेरे पति के लिए जगह नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को दोष नहीं देती है। अपनी किस्मत को ही कोसती कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। और वो दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। वृद्धाश्रम में सावित्री जी अपने पति का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है क्योंकि उनके पति अपने आप से कोई भी काम नहीं कर पाते थे। उनका एक हाथ और एक पैर काम नहीं करता था, इसलिए उनको खिलाना पिलाना नहलाना सारा काम सावित्री जी ही करते थे। इस तरह से करते करते 2 महीने ही निकल गए थे, लेकिन इतने भी बहू बेटे को चैन नहीं आया था। एक दिन वो वृद्धाश्रम आते हैं और कहती है तुम लोगों को इसी शहर का वृद्धाश्रम मिला था जहाँ पर हमारे 4 रिश्तेदार रहते हैं, जल्दी से तुम लोग इस वृद्धाश्रम से निकल जाओ। इस शहर में बहुत सारे जान पहचान वाले रहते हैं और तुम कभी कभार उन्हें दिख जाती हो तो हमारी बहुत बेइज्जती होती है।
तुम इस वृद्धाश्रम को छोड़कर कहीं दूर शहर के वृद्धाश्रम में चले जाओ। मेरे पिताजी वो इस वृद्धाश्रम को हर महीने 20,000 दान में देती हैं। जब वो पैसे देने के लिए आती हैं तो तुम लोगों की जब शक्ल देखती है तो उन्हें बहुत शर्म आती है। वो किसी को यह भी नहीं बता पाते कि तुम हमारे कौन हो, क्योंकि तुम्हारा फटीचर हाल देखकर वह शर्मिंदा हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग इस वृद्धाश्रम को छोड़कर कहीं और चले जाओ, इतने इसमें मत रहो। और वो दोनों बेटी बहू उधर से चले जाते हैं। बहू तो बहू, पर बेटा भी अपने माता पिता से यही नहीं पूछता कि माँ तुम कैसी हो, पिताजी कैसे हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अरे बहुएं तो दूसरे घर से आई है, पर बेटों ने तो अपनी माता पिता का संघर्ष देखा था कि किस तरह से उन्होंने मेहनत मजदूरी करके हम दोनों को पढ़ाया लिखाया। आज उनकी बदौलत ही इतने बड़े अफसर बने हैं। माता पिता सोचते हैं कि बुढ़ापे में हाथ पैर थक जाएंगे तो बच्चे उनकी सेवा करेंगे, रोटी देंगे। बुढ़ापे में माता पिता का चलना फिरना तो हम उनके टल्ला कर देंगे। मैं तो कहती हूँ जो गलती मैंने की है वो गलती कोई ना करे। अपने जीत जो भी आपके पास संपत्ति है, चाहे आपके पास टूटी फूटी झोपड़ी ही क्यों न हो, अपने नाम ही करें। चाहे तो आप उसकी वसीयत करा दें, मेरी मरने के बाद तुम्हें मिलेगी, पर जीते जी अपनी संपत्ति अपने बच्चों को कतई न दें। जिस तरह संपत्ति के लालच में वो आपके पास रहे और आपकी सेवा भी करे, भले ही आपके पास ना रहे, लेकिन संपत्ति के लालच में वो आपकी सेवा तो करेंगे। आज के रिश्ते स्वार्थपूर्ण हैं, तो बेहतर है कि बच्चों को भी इस तरह के स्वार्थ देना। अपनी सेवा कराने के लिए बच्चों को इस तरह के स्वार्थ देना कोई गलत बात नहीं है। हैरानी होती है, जरा सोचिए उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी संतान को किसी काबिल बनाने में लगा दी। और हैरानी इस बात पर भी होती है कि जो जज साहब की लड़की है उन्होंने कौन से संस्कार दिए होंगे। और फिर लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन इसी दौर से उनको भी गुजरना है। और हो सकता है इस बार न करे उनके भी बच्चे उनके साथ वही व्यवहार करें जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया है। उनकी ज़िंदगी भी इसी दोहराए पे आकर खड़ी हो जाए। हर बेटे को यह जरूर सोचना चाहिए कि माता पिता से बड़ी शक्ति उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जिस समय माता पिता को संतान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम में रहते हुए सावित्री जी अपने पति की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती हैं। उनकी सेवा और वृद्धाश्रम के सहयोग से किशोर जी कुछ ही दिनों में चलने फिरने लगती हैं और 5-6 महीनों में ऐसा हो जाता है कि वो खुद के सारे काम करने लगती हैं। एक दिन वृद्धाश्रम के पास में ही नई बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। बिल्डिंग में काम तो चल रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ कंस्ट्रक्शन हो गया था, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की जा रही थी। किशोर जी जब पास जाकर देखते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखने के बाद वे काम करने वाले लोगों को सलाह देते हैं। जब उनकी सलाह सभी लोग मानते हैं तो बिगड़ा हुआ काम बन जाता है और बिल्डिंग की तोड़फोड़ भी नहीं करनी पड़ती है, जिसे देखकर बिल्डिंग का मालिक और सभी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि किशोर जी को धन्यवाद देते हैं। तो वह कहते हैं कि उनका तो पूरी जिंदगी से काम रहा है, अब हाथ पैरों की वजह से वो भले ही काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा है। काम कराने वाला ठेकेदार कहता है, मैं आपको इस बिल्डिंग का ठेका देता हूँ, आप बस बैठे बैठे देखना रहना कहाँ से क्या करना है, इसके मैं आपको अच्छे खासे पैसे भी दे दूँगा। किशोर जी खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तो उनकी पसंद का काम मिल रहा है, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे और उन्हें इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ इसी तरह से पूरा साल वृद्धाश्रम में निकल जाता है। एक दिन किशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आखिर हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत का हमें क्या इनाम मिला। यह वृद्धाश्रम हमने जो घर बनवाए थे वो भी हमारे पास नहीं है, बच्चे तो हमारे रहे ही नहीं। चलो बच्चों को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैंने कुछ सोचा है। सावित्री जी आश्चर्यचकित होकर किशोर जी के चेहरे की तरफ देखती हैं और पूछती है, ऐसा आपने क्या सोचा है, मुझे भी बताइए। कुछ नहीं भगवान, पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए किया है, अब बुढ़ापे पे कुछ अपने लिए करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, बस तुम देखते जाओ। भगवान वृद्धाश्रम वाले के कुछ महीने पहले मैंने बच्चों को एक नोटिस भेजा है,
बस तुम देखते जाओ आगे क्या होता है, क्योंकि अंतिम क्षण में मेरे बदले हुए निर्णय ने मेरा बुढ़ापा बदल दिया है। सावित्री जी को किशोर जी की बातें समझ नहीं आती हैं। महीने भर बाद सावित्री जी के दोनों बेटे बहु वृद्ध आश्रम में अपने माता पिता से मिलने के लिए आए। वृद्ध आश्रम का एक व्यक्ति सावित्री जी और उनके पति के पास जाकर कहता है कि आपके बेटे बहू आप दोनों से मिलने आए हैं। सावित्री जी आश्चर्यचकित होते हुए अपने पति की तरफ देखती हैं और कहती, पूरा 1 साल से ऊपर हो गया हमें इस वृद्ध आश्रम में रहते हुए, कभी भी हमारे बेटे बहू हमसे मिलने के लिए नहीं आए, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो हमसे मिलने के आ गए। माँ का दिल तो पिघल ही गया, शायद हम दोनों से मिलने आए हैं। किशोर जी मुस्कुराते हुए कहते, नहीं भगवान, वो हम दोनों से मिलने नहीं आए, ज़रूर कोई स्वार्थ होगा तभी मिलने आए हैं। अपने कुर्तों का पहनते हुए किशोर जी कहते हैं, बहू बेटे सब अपने माता पिता को एकदम से स्वस्थ और खुशहाल देखते हैं तो कहते हैं, पिताजी तुम दोनों इधर आराम से रह रहे थे तो हमें घर खाली करने का नोटिस क्यों भेजा, और तुम इतनी आसानी से मुझसे वो घर खाली नहीं करा सकते हैं, क्योंकि घर तो तुमने ही मेरे नाम किया था, तो वो घर मेरे नाम है, उस घर को तुम कभी खाली नहीं करवा सकते। और इधर तुम्हें किस चीज़ की कमी थी, अच्छा खासा खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, और मैंने अभी अभी सुना है कि तुम इधर रहकर कुछ पैसे भी कमाने लगे हो, तुम्हें हमारा घर खाली कराने की क्या ज़रूरत आ पड़ी, अपने बेटी बहू के घर गृहस्थी को उलट पुलट करने की क्या ज़रूरत थी, तुम चुपचाप से वृद्धाश्रम में अपना बुढ़ापा नहीं काट पा रही थी। अपनी बेटी बहुओं की बातें सुनकर आज किशोर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फटकार लगाते हुए अपने बेटों से कहते हैं, खबरदार, जो आज मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की और जिस घर को तुम अपना घर बता रहे हो, उस घर को मैंने तुम दोनों के नाम कभी नहीं किया था। वो घर शुरू से ही मेरे नाम पर थे। हाँ, पहले मैं तुम दोनों के नाम करना चाहता था, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया था और वो घर मैंने अपने नाम करवा लिया था। अगर तुम मेरे लिए भला नहीं सोच सकते हो तो अब मैं भी तुम्हारे लिए भला नहीं सोच सकता। मैंने तुम दोनों को पूरी ज़िंदगी भला कराने का ठेका नहीं ले रखा है। सिर्फ अपनी माँ के चेहरे की तरफ तो देखो, उसे तो लग रहा था कि तुम दोनों उनसे मिलने आए हो। माँ की ममता पिघल गई थी, सारी गलतियाँ माफ़ करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब तुम्हारी यह बातें सुनी तो उसका चेहरा फिर से उतर गया है। कैसी नालायक औलाद है हमारी, तुमने तो जो हम दोनों के साथ किया है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर खाली करने का नोटिस मैंने तुम्हें महीने भर पहले ही भेज दिया था, महीने भर होने को है, तुमने अभी तक घर खाली नहीं किया। लगता है तुम दोनों को हम ढूंढ रहे थे पूरे महीने से, क्योंकि बहू को तो उस शहर के वृद्धाश्रम में रहना भी हम दोनों का पसंद नहीं था। बहू सही कहा ने, मैंने अपने ससुर जी के पास सुनकर आंचल कुछ न बोल सकी। बहू बेटी के असली रूप को देखकर आज सावित्री जी जो चुप नहीं रहती है और बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, बहू तुम लोगों के पास पैसों की क्या कमी है, तुम्हारे पिताजी जज है, तुम लोगों का अच्छा खासा कमाती हो, मेरे घर में रहकर क्या करोगे, मेरा घर मुझे वापस करो। जब मुझे वृद्धाश्रम में ही रहना है तो मैं अपने घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। वैसे भी तुमने पूरी ज़िंदगी अपने मायके के पैसों की ढोंग मुझे दिखाई है, तो अपने मायके के पैसों से ही नया घर खरीद लेना। मेरे पति ने घर खाली कराने का नोटिस भेजकर बहुत अच्छा निर्णय लिया है और मैं इस निर्णय में उनके साथ हूँ। इतना कहकर सावित्री जी अपनी पति का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ चल देती है। आज अपनी सासू माँ के तेवर को देखकर बहू बेटी दोनों ही सन्न रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपनी माँ का ऐसा रूप नहीं देखा था। पीछे तो दोनों बेटी बहू हाथ जोड़कर दौड़ पड़ते हैं। वह कहते हैं, माँ ऐसा मत करो, हमारा बसा बसाया घर है, पूरा घर गृहस्थी उसी में रखी है, अगर हमें इस तरह से घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास अभी इतना बजट भी नहीं है कि अपने पसंद का घर ले सके। बहू यह सब मुझे नहीं पता, वो तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। जब तुम लोगों ने हमारी समस्या नहीं समझी तो हम भी तुम्हारी समस्याओं को नहीं समझेंगे। और दोबारा मुझसे कभी किसी तरह की उम्मीद मत करना। निकल जाओ इस वृद्धाश्रम से, हम 4 दिन बाद आएंगे। पूरे घर को मैनेजर के हिसाब से वृद्धाश्रम बनाएंगे। सारी वृद्धाश्रम के समय
व्यवस्थाएं अपने दोनों घर में करूँगा। उससे पहले तुम लोग घर खाली कर देना, वरना तुम्हें तो पता है नोटिस मिलने के बाद भी तुमने महीने भर तक घर खाली नहीं किया। पुलिस तुम्हारे सामान को घर से बाहर भी फेंक सकती है, इसलिए चुपचाप से तुम दोनों को हमारा घर खाली कर देना। अब हम दोनों अपने घर को ही वृद्धाश्रम बनाएंगे। और आंचल बहू, तुम्हें अपने ससुर जी को वृद्धाश्रम भेजने का बहुत शौक था ना। अब जिस घर में तुम रहती हो उसी घर को मैं वृद्धाश्रम बना लूँगी। अपने साथ साथ और भी बूढ़े बुजुर्ग को रखूँगी। बेटे बहू जिस घर में रहते थे वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच बना हुआ है और उन घरों की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो फिर से माँ से मिन्नतें करते हैं। आंचल जी कहती है, माँ जी आप चाहे तो उसी घर में पिताजी को वापस लेकर आ जाए। हमने छत पे एक कमरा भी बनवा दिया है, आप लोग आराम से उसमें रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों बहू, हम छत पे क्यों रहेंगे? वो पूरा घर मेरा है, तो हम तो नीचे ही रहेंगे। अगर तुम्हें रहना है तो छत वाले कमरे में बनी रहो। अरे नहीं नहीं, छत वाले कमरे में रहने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मायके में खूब सारा पैसा है, हमेशा अपनी मायके के पैसों का घमंड मुझे दिखाया है। और तुम्हारे पिताजी तो जज है, जाओ अपने पिताजी से पैसे लेकर घर बनवा लो। माँ जी अब मेरे मायके में भी भाइयों की शादी हो गई है, तो भाभी आ गई है, पिताजी एक भी पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप तो हमारे सास ससुर हैं, आपका फर्ज बनता है अपनी संपत्ति बच्चों को देना। इस बार सावित्री जी नाराज होते हुए कहती, तुम लोग चाहते हो कि बुलाओ पुलिस को, मुझे मेरे फर्ज याद दिलाओगे? तुम लोगों ने अपने एक फ़र्ज भी नहीं निभाए और मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए। और कुछ दिनों में सावित्री जी किशोर जी अपने दोनों बेटों से घर को खाली करवा लेते हैं। आराम से वृद्धाश्रम बनवा कर एक घर में रहते हैं और दूसरे घर को किराए पे दे देते हैं। अपने सास के तेवर देखकर दोनों बेटी बहुएं भी अपना समूह लेकर वापस लौट जाती हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।